हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। पिछले पार्ट में हमने मैथ और सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये 21 दिसंबर 2021 से टेट पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। ईवीएस का पार्ट नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ईवीएस का पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट स्प्रिंग, लेक, पॉन्ड, हिल, रिवर। इन विच लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इसमें से भिन्न है? लेक है, स्प्रिंग है, पॉन्ड है या हिल है? तो दोस्तों ये जो है आपका सही ऑप्शन इसमें हिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि हिल जो होता है, पहाड़ी जो होता है, वो कोई पानी का सोर्स नहीं होता है, जबकि लेक, स्प्रिंग और जो पॉन्ड है ये सब सोर्स होते हैं वाटर के। तो ये सबसे अलग हो जाएगा हिल। आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन गुजरात पीपल ईट चपाती विद दाल राइस एंड दे इन दाल दे पुट शुगर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। और इन केरला मोस्ट पीपल ईट बॉइल्ड टिपिका विद एनी कड़ी, ये भी ठीक है। पीपल ऑफ कश्मीर ईट सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। और पीपल ऑफ गोवा ईट फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट ठीक है, पहली और दूसरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए एंड बी स्टेटमेंट आर ट्रू। केरला की यहाँ पे बात की गई है। तो जैसे कि बताया गया है, बॉइल्ड टोपियो खाते हैं विद कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल के ऊपर ये बनता है। गोवा में जो है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये सी फिश तो खाते हैं, सी फिश तो कुक करते हैं, लेकिन किस चीज़ में करते हैं? कोकोनट ऑयल में। यहाँ मस्टर्ड ऑयल नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था? कोकोनट ऑयल। और जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर कोकोनट ऑयल दिया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ था मस्टर्ड ऑयल और नीचे था कोकोनट ऑयल। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग। नीचे दिए गए पक्षियों में वे कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? टेलर बर्ड, वीवर बर्ड, इंडियन रॉबिन या आउल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, उल्लू, आउल। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में। मैच द लोकेशन विथ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउस इन विलेज ऑफ दैट एरिया। लोकेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। मोलान विलेज, असम, या थिक मडी वॉल विद रूफ ऑफ थैनी बुशेस, लद्दाख, शिकारा या हाउस बोट। मनाली में क्या होता है? हिमाचल प्रदेश जो है आपका, एलिवेटेड मेड ऑफ बैम्बू पिलर ऑफ 3 to 4 मीटर हाई। राजस्थान, स्टोन विद वॉल कोटेड विद मड एंड लाइम, वुडन फ्लोर एंड फ्लैट वुडन रूफ, स्टोन और वुड विद स्लैंटिंग रूफ। अब हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ से हम आसानी से बता पाएंगे। जो मोलन गांव है यानी कि आसाम में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। तो वहाँ पर जो होते हैं, बांस के खंभों के ऊपर 3 से 4 मीटर के ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर जो पहला स्टेटमेंट है वो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका थर्ड। और जो लद्दाख है, लद्दाख में मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें और लकड़ी और फर्श, लकड़ी की समतल छतें बनाई जाती है, यानी कि बी का स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4th। और सी जो है मनाली, ये पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतें बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। और राजस्थान जो है आपका 1 है, मिट्टी की दीवारें जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। और इसके अकॉर्डिंगली जब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट चलती है, जो कहाँ चलती है? डल लेक में या
और झेलम रिवर में। डोंगा हाउस बोट, क्वेश्चन आएगा कि डोंगा हाउस बोट कहाँ चलती है, तो डोंगा हाउस बोट जो है ये चलती है आपकी श्रीनगर में। और कौन कौन सी रिवर में चलती है, ये चलती है आपकी डल लेक में, डल लेक एंड झेलम रिवर, झेलम रिवर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एलिफेंट लिव टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड हर्ड। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जो एलिफेंट जब ग्रुप में रहते हैं तो उसको हर्ड बोला जाता है, और ये बिल्कुल ठीक है। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट, बिल्कुल ठीक है, उसमें फीमेल एलिफेंट होती है और बेबी एलिफेंट होते हैं। ए हर्ड में हैव एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट विद देयर यंग वन। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिक्स नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होते इसीलिए। अच्छा, आपको इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो हेड होती है हर्ड की, ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो हेड होती है, और 10 से 12 ही फीमेल रहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एनी नंबर, यानी कि 50-100, जबकि ऐसा नहीं है। कितने होते हैं, 10 से 12 सिर्फ फीमेल यंग वंस के साथ रहते हैं। मेल एलिमेंट लिव इन हर्ड टिल दे आर 4-5 ईयर ओल्ड। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पर 4-5 ईयर नहीं है, यहाँ पर है 14 से। मेल एलिफेंट जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक हर्ड में रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। 14 जब 15 साल के हो जाते हैं उसके बाद ये चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गई आपकी, कि जो एक नॉर्मल जो है आपका हाथी, नॉर्मल हाथी वो 100 kg तक खा सकता है, 100 kg तक खा सकता है, एडल्ट एलिफेंट इसको हम कहेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेटमेंट ठीक थी, ए और बी, और ए और बी को ऑप्शन नंबर 3 में मिल पा रही है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है, ए पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 सितंबर 2019 एट सूरत, गुजरात for Nagarkoli, Kerala. The train departed from Surat at Dedia time and reached Nagarkoli at 12:45 hour on 1st October 2019. If the distance between Surat and Nagarkoil by train route is nearly 22 km, the average distance of the train during this journey was। दोस्तों सूरत से जा रही थी नागरकोली, ये मान लो आपका नागरकोली है और ये आपका सूरत है। यहाँ से गई थी ये 20:45, कब, 29 तारीख को, ये गई थी 29 को, तो ये 30 को भी चली होगी और 1 को ये पहुँच गई होगी, क्योंकि सितंबर में 30 दिन होते हैं, 31 नहीं होते हैं, और 1 अक्टूबर को ये पहुंच गई। 1 अक्टूबर को कब पहुंची, 12:45। तो दोस्तों 29 से यहाँ पे पूरे 24 घंटे हो गए, कब, 20:45 तक की अगर मैं बात करूँ तो। और फिर यहाँ से कितने घंटे हो गए, यहाँ से आपके हो गए 16 घंटे, तो 24 और 16 आपके हो गए मिलाकर 40, टोटल 40 घंटे चली, और टोटल डिस्टेंस थी 2200 और 40 घंटे चल रही है। 40 से ये कर दिया कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा 55 टाइम, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। औसत चाल जो है आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 67। इन द गार्डन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्लांट ऑफ तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डेमम एंड ब्लैक पेपर ग्रो। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, जो निम्नलिखित राज्यों में से किस बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश। तो केरल को
इसका सही ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथिस। नेपेंथिस के बारे में बताना है। दिस प्लांट कैन ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट फ्रॉम फ्रॉग एंड इवन नाइस। ये जो होता है प्लांट, ये छोटे कीड़ों को, फ्रॉग को और नाइस चूहों को भी खा सकता है। बिल्कुल ठीक है ये वाला स्टेटमेंट। दिस प्लांट इज़ नॉट फाउंड इन आवर कंट्री। नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारी कंट्री में भी ये पाया जाता है। हमारी कंट्री में ये मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट पहली सही, दूसरी गलत। दिस प्लांट एमिट अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। साउंड नहीं छोड़ता है दोस्तों, जबकि क्या छोड़ता है, एक स्मेल छोड़ता है। एक स्मेल छोड़ता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और चौथा है, इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप विद माउथ कवर्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ए एंड डी स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर 2nd। हमारे ये नेफेंथीस जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में जो पाया जाता है ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय, इंडिया, मेघालय में पाया जाता है। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में, दांडी मार्च इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ विच टुक प्लेस ऑफ बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन ही जो है गलत है। स्टेट ने इसके ऑप्शन गलत दिए, तो इसके मार्क्स सभी को मिलते। यहाँ पर जो दांडी मार्च जो हुआ था 1930 में था। 1930 यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट लॉ यानी कि नमक कानून। और ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? दांडी से, फ्रॉम दांडी। और ये कहाँ तक गया था? ये गया था आश्रम तक, साबरमती आश्रम तक। साबरमती आश्रम तक ये गया था। इसके बीच में इन्होंने 390 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की थी, और ये 6 अप्रैल तक इन्होंने चला था। 6 अप्रैल 1930। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 1932 दे रखा है, 1927, 1913, 1940। 1930 किसी में ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 70 में चलते हैं। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट टू ईट जैगरी, आंवला एंड मोर लीफी वेजिटेबल। दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शन है टाइफाइड, एनीमिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो दोस्तों एनीमिया के अंदर इसमें खून की कमी हो जाती है। जैगरी, आंवला और लीफी वेजिटेबल आपको खाने के लिए बोला जाता है। 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें स्टेटमेंट दी गई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दोस्तों ये हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, ये आपको अच्छे से मालूम है। द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 8900, लगभग इतनी होती है, 8900। द बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ दिस माउंटेन। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये इंग्लिश की बुक में इनका एक चैप्टर भी है बचेंद्री पाल का। तो उसमें बताया भी गया है कि ये इंडियन फर्स्ट वुमन थी जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी। इंडियन फर्स्ट वुमन। आवर नेशनल फ्लैग वॉज द फर्स्ट पिच एट दिस पीक ऑफ दिस माउंटेन इन द आफ्टरनून ऑफ 29। नहीं दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इंडियन फ्लैग जो होस्ट किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 29 मई 1953 में, और ये किया था टेंजिंग, नॉर्वे ने। और जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये
तिब्बत, नेपाल और सम रीजन ऑफ चाइना में है। कुछ रीजन इसका चाइना के अंदर ही मौजूद है। तो आपको पता चल रहा है इसमें जो बी और सी स्टेटमेंट है वो ठीक है ओनली, और बी और सी स्टेटमेंट आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, ए डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज located at Y. There is no straight line from direction house to the hospital. Therefore, the doctor first goes to A, which is found 500 meter due east of X, then goes to B, which is 400 meter due to south of A, then to C, which is 90 meter due to west of B, and finally reach the hospital at Y, which is 80 meter due to north of C. With respect to hospital, the correct direction of the doctor's house is। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि x एक पॉइंट है जहाँ पर उसका घर है, तो ये मान लेते हैं हम x, वो सबसे पहले जा रहा है आपका a पॉइंट की तरफ, जो कि आपका कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है 500 मीटर। उसके बाद वो b की तरफ जा रहा था, जो कि गोज टू बी विच इज़ 400 मीटर ड्यू टू साउथ ऑफ ए की साउथ की तरफ था 400 मीटर, यानी कि बी पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है। उसके बाद वो जा रहा है 90 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए, 90 मीटर गया है वेस्ट की तरफ, तो ये पॉइंट आ गया सी, ये बी और ये सी। और उसके बाद ये चला गया आपका नॉर्थ की तरफ गया है 80। तब ये बताना है कि x से इधर कितना आ रहा है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये है इस तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन बन रही है, आप यहाँ से देख पाएंगे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन बन रही है, और जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 3 डेजर्ट ओक इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला गया है। इट हैज़ थ्रोन इन प्लेस ऑफ लीव, इट हैज़ शैलो रूट, इट स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक, इट ग्रोज मोर देन 8 मीटर टॉल। तो यहाँ पर जो दोस्तों गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि इट हैज़ शैलो रूट का मतलब इसमें जड़ी उथली होती है, इसकी जड़ें उथली होती है। अब इसकी जड़ें कैसी होती है, इसकी जड़ें जो होती है फाउंड इन ड्राई एंड रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 10 मीटर ये टॉल होता है, लॉन्ग रूट होती है, इसकी जड़ें जो होती है लॉन्ग रूटेड होती है, और ये बहुत गहराई के अंदर जाती है, बहुत गहराई में इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, तो पानी में सर्च करते करते इसकी जो रूटें होती है बहुत गहराई तक अंदर चली जाती है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर शैलो रूट की जगह क्या लिखेंगे, लॉन्ग रूट। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में। कुदुक इज़ द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ, तो कुदुक कहाँ की है आपकी, कुदुक है आपकी झारखंड की लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। 75 द नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात आर, गुजरात के नेबरिंग कंट्रीज बताने, तो नेबरिंग कंट्रीज जो गुजरात के हैं वो आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हैं। इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं सिखाने के, टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, टू डेवलप क्वांटिटिव स्किल अमंग चिल्ड्रन, टू डेवलप ओनली साइकोमोटर स्किल ऑफ चिल्ड्रन। ओनली आ गया तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हुआ ना दोस्तों। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर स्पेशलाइज स्टूडेंट, स्पेशलाइज स्टूडेंट को नहीं सिखाने का मतलब होता है। ए और बी बच रहा है, और ए में भी आपका जो सही है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है, टू हेल्प एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दों पर अवेयर कराना बच्चों को। 77 में क्लास 5 चैप्टर ए सीट
टेल a farmer story begin with a key question like who produced the water we eat. The key question, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि हमें खाना कौन देता है. तो ऐसे क्वेश्चन क्यों है? ट्रिगर द चिल्ड्रन थिंकिंग इन न्यू डायरेक्शन, सपोर्ट चिल्ड्रन टू लर्निंग प्रोसेस, सपोर्ट चिल्ड्रन टू डेवलप मेमोरी बेस्ड. मेमोरी बेस्ड तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चा वहाँ खुद आंसर कर रहा है, तो सी स्टेटमेंट तो गलत हो गई. सपोर्ट टीचर इन मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, डिसिप्लिन के लिए भी नहीं है. तो आपका जो इसमें सही हो जाएगा 77 में, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है पहली ए और बी वो ठीक है. लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा और न्यू डायरेक्शन में सोचने में आपके बच्चे की मदद करेगा, यानी कि डाइवर्जिंग थिंकर बच्चे को बनाएगा. क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब थीम ऑफ प्रपोज थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस. सब थीम बतानी है. फैमिली एंड फ्रेंड तो आपकी मेन थीम है, थिंग्स वी कैन डू भी मेन थीम है, शेल्टर्स भी मेन थीम है, और आपका जो एनिमल एंड प्लांट है ये आपकी सब थीम है. एनिमल एंड प्लांट आपकी सब थीम है जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आएगी. अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में. इन ईवीएस मीनिंगफुल लर्निंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय स्टोरीज एंड नरेटिव, opportunities to children explore their environment, asking the question at beginning of each sub-theme, involving children in memory-based learning. तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, नॉट पूछा गया यहाँ पर, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन मेमोरी बेस्ड. मेमोरी बेस्ड नहीं होता है, बाकी सब इसमें ठीक हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है ईवीएस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांतों पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है. 4 ऑप्शन आपके सामने ये है. कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ग्लोबल टू लोकल या अननोन टू नोन. तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन नंबर 1 है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. 81 में विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी करेक्टरिस्टिक ऑफ ईवीएस. ईवीएस की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया. इंटीग्रेटेड तो है दोस्तों, ये तो सही है. इट इज़ कॉन्टेक्चुअल, ये भी ठीक है. इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों की चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये भी ठीक है. इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एरिया, सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें साइंस, सोशल साइंस भी इंक्लूडेड होता है. क्वेश्चन नंबर 82, एन ईवीएस टीचर फैसिलिटेट्स children in the conduction of experiment related how does get food spoiled. Which of the following will not be process based learning objective of their experiment? Observing and reading, analyzing, experimenting, remembering. तो रिमेंबरिंग आप जानते हैं, रिमेंबरिंग मतलब रेक्टिफिकेशन है, तो रिमेंबरिंग के अलावा बाकी सारे सही है, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा गया तो रिमेंबरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन ईवीएस. किस में बच्चे को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा. रियल लाइफ इंसिडेंट से बिल्कुल कंस्ट्रक्ट करेगा, ये तो ठीक है. यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो नॉट में आपका कम्युनिटी मेंबर्स बिल्कुल ठीक है. 4 वॉल ऑफ द क्लासरूम. अब 4 वॉल ऑफ द क्लासरूम जो है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 4 दीवारी में क्लासरूम के अगर आप बच्चे को बाहर नहीं लेकर आओगे, बच्चों को इन्वायरमेंट नहीं दिखाओगे, तो वो नहीं ज़्यादा सीखेगा. तो यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग 4 वॉल क्लासरूम में ही नहीं होती है. यूज ऑफ लोकल रिसोर्स से तो बच्चा ज़्यादा सीखता है. तो सी स्टेटमेंट गलत है, और हमसे गलत ही नॉट पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एन ईवीएस टीचर कैन मीनिंगफुली ट्रांजेक्ट द टॉपिक वेल वॉल्स टेल स्टोरीज ऑफ क्लास 5. अब कौन सी है? मैप एंड डायरेक्ट पिक्चर्स, बिल्कुल ठीक है, मैप एंड पिक्चर्स के थ्रू बता पाएगा. लेक्चर एंड डिस्कशन, लेक्चर एंड डिस्कशन नहीं होगा दोस्तों, लेक्चर एंड डिस्कशन नहीं. सर्विंग द फॉलोइंग डिसीजन, ये तो ठीक है, क्योंकि मीनिंगफुली ट्रांजेक्ट कर पाए ताकि स्टोरी, तो स्टेटमेंट थी भी, सी भी ठीक है. आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट स्लोगन, स्लोगन लिखने से क्या होगा, तो ए और सी स्टेटमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव है. ज़्यादा इफेक्टिव मतलब मीनिंगफुली जो होगा वो आपका ए और सी स्टेटमेंट है यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. 85, एनेक्डोटिकल रिकॉर्ड
ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने के प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है ओरल टेक्निक के ऊपर, प्रोजेक्ट टेक्निक के ऊपर, ऑब्जर्वेशन टेक्निक के ऊपर या असाइनमेंट टेक्निक के ऊपर। तो एनेक्डोटिकल रिकॉर्ड जो बनाता है, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड बनाता है वो टीचर से बनाता है और ऑब्जर्व करके बनाता है बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। अब ऑब्जर्व किस बेस हो सकता है, उसके इसको क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है क्लास में, उसके असाइनमेंट्स के ऊपर हो सकता है, उसके क्लास कॉपी के ऊपर हो सकता है। तो काफ़ी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। एज पर CCE सेल्फ असेसमेंट इन EVS इज रिलेटेड टू लर्निंग असेसमेंट एज ए लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा CCE जो बताता है असेसमेंट एज लर्निंग के तौर पे बताता है, असेसमेंट एज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सीखने के समान आकलन। 87 में चलते हैं। पोर्टफोलियो इज ऑफन यूज बाय टीचर फॉर असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन। पोर्टफोलियो इज cumulative record of the learning process of the children, enable to child to demonstrate his her own work to other, is only statement regarding the attendance of the children in a year school, या enable to child become active participate in learning and assessment। अब दोस्तों पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चे की अटेंडेंस को तो मेज़र नहीं करता है कि बच्चा अटेंडेंस आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी पहला जो है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बिल्कुल ठीक है। बी जो स्टेटमेंट है कि उसने क्या वर्क किया है, इनेबल करना, उसके वर्क को दिखाना, ये भी ठीक है। और एक्टिव कितना रहा है बच्चा पार्टिसिपेशन में, ये भी ठीक है। तो ABD जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है और वो ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक है। 88 sensitive issue in EVS like gender discrimination can be meaningfully transacted for children by conducting dialogue among children, organize of lecture। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला है और डायलॉग से भी कुछ नहीं होना है, बच्चे के मध्य बातचीत का संचल करके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेक्चर फॉलोड बाय डिस्कशन, ये भी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन। तो मुझे लगता है दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है, कंडक्टिंग ऑफ डायलॉग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चा जो करेगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिंग भेद का आधारपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अब इसलिए क्यों इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। जब वो बातचीत करेगा तो वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जब एक्टिवली पार्टिसिपेट वो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर किसका आ रहा है, लिंग भेद का अर्थपूर्ण वहाँ पर बच्चों को समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुइटेड फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन EVS? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिनके सिर्फ आंसर हाँ या ना में हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लीस्ट सुइटेड पूछा गया है, तो लीस्ट सुइटेड तो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। हमें क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो क्लोज एंडेड हो, जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में हो, जबकि हमें ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए जिसमें बच्चा ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकर बने, जिसमें बच्चा ज़्यादा सोचे और ख़ुद अपने विचार रखें। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन उसको कहते हैं, एलोबरेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं या क्रिएटिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो तीनों क्वेश्चन हम क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए। लुईस सुइटेड पूछा गया था, यानी कि सबसे कम उपयुक्त, तो सबसे कम उपयुक्त जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन EVS? कोऑपरेशन, रिमेंबरिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट या टेक्स्ट बुक? तो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण, पाठ्यपुस्तक? तो सहयोग जो है कोऑपरेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब असेसमेंट जो करते हैं हम EVS में कोऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। और इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंडिकेटर्स देखो जो EVS में असेसमेंट में हेल्प करते हैं, एनालिसिस हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है किसी चीज़ का, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग हो सकता है,
और कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी भी हो सकता है, और फिर लास्ट में क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर हम बच्चों को असिस करते हैं, यानी कि उनकी असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो ईवीएस में पूछे गए। अगर आपने मैथ के और सीडीपी के क्वेश्चंस नहीं देखे हों तो वो पिछले पार्ट में आपको उसका, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आने वाली सीटेट की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।